तो आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की उस किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लोगों की पैसे को लेकर सोच बदल दी, रिच डैड पुअर डैड। हम इसके उन शक्तिशाली सबकों को समझेंगे जो अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में सिखाते हैं और जो शायद बाकी लोगों को कभी नहीं सिखाए जाते। चलिए, इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। क्या ज़्यादा पैसा हमारी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? ज़्यादातर लोग शायद कहेंगे, अरे हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये किताब एक बहुत ही चौंकाने वाला तर्क देती है। ये कहती है कि बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के ज़्यादा पैसा आपकी समस्याओं को सुलझाता नहीं, बल्कि अक्सर उन्हें और भी बड़ा बना देता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की सोच पर दो पिताओं का बहुत गहरा असर था। एक तरफ थे उनके खुद के पिता, जिन्हें वो पढ़े लिखे डैडी कहते हैं। वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, लेकिन सारी उम्र पैसों की तंगी से जूझते रहे। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, उनके अमीर डैडी, जो 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन एक बहुत सफल बिजनेसमैन बने। इन दोनों की सलाह एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी थी। एक ने कहा, खूब पढ़ो ताकि एक अच्छी नौकरी मिले, तो दूसरे ने कहा, खूब पढ़ो ताकि ये सीख सको कि पैसा काम कैसे करता है। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम इन 2 अलग सोच से शुरू करेंगे, फिर चूहा दौड़ के जाल को समझेंगे, उसके बाद संपत्ति और दायित्व का सबसे ज़रूरी फ़र्क जानेंगे, अमीरों की कुछ रणनीतियां देखेंगे और आखिर में बात करेंगे फाइनेंशियल आज़ादी के रास्ते की। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, 2 डैडी 2 सोच। यहाँ हम देखेंगे कि पैसे को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग नज़रिए कैसे किसी की पूरी फाइनेंशियल किस्मत को तय कर सकते हैं। ये एक लाइन सच कहूं तो इस पूरी किताब का सार है। अमीर डैडी का मानना था कि फाइनेंशियल मुश्किलें हार मानने के लिए नहीं होती, बल्कि वो सीखने के मौके होते हैं। जिंदगी हम सबको धक्के मारती है, ये तो पक्का है। सवाल बस ये है कि क्या हम उन धक्कों से कुछ सीखते हैं या बस गिरकर वहीं पड़े रहते हैं। और इसी सोच से जुड़ा है हमारा अगला टॉपिक, वो समस्या जिसका सामना ज्यादातर लोग करते हैं, जिसे किताब में चूहा दौड़ का जाल कहा गया है। ये वो कभी न खत्म होने वाला चक्र है जिसमें लोग पैसे के लिए काम करते रह जाते हैं, बजाय इसके कि पैसा उनके लिए काम करे। जरा एक मेहनती कपल की कहानी सोचिए। जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है, वो क्या करते हैं? एक बड़ा घर और एक अच्छी गाड़ी ले लेते हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? उनके खर्चे जैसे टैक्स, घर का कर्ज, क्रेडिट कार्ड का बिल उनकी आमदनी से भी तेजी से बढ़ जाते हैं। वो जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, उतने ही गहरे इस जाल में फंसते चले जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये चक्र अक्सर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विरासत में मिलता रहता है। तो ये चूहा दौड़ आखिर काम कैसे करती है? देखिए, सबसे पहले एक जॉब मिलती है, फिर उससे ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं। जैसे ही पैसा बढ़ता है, खर्चे और कर्ज भी बढ़ जाते हैं, और फिर उन बढ़े हुए खर्चों को चुकाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये चक्र बस चलता ही रहता है। इससे बाहर निकलने का रास्ता और मेहनत करना नहीं है, रास्ता है अपनी सोच को बदलना। और इस सोच को बदलने की शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल लेकिन सबसे जरूरी नियम से, संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क समझना। ये एक अकेला नियम है जो अमीरों को गरीब और मिडिल क्लास से अलग करता है। तो संपत्ति यानी एसेट है क्या? किताब इसकी इतनी सिंपल परिभाषा देती है कि कोई भी समझ जाए। कोई भी ऐसी चीज जो जेब में पैसा डाले, बस। जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो, या कोई बिजनेस जो प्रॉफिट दे रहा हो। और ठीक इसके उलट दायित्व यानी लायबिलिटी क्या है? वो हर चीज जो जेब से पैसा निकाले। ये समझना एक गेम चेंजर है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जिन्हें वो संपत्ति समझते हैं, लेकिन असल में वो दायित्व होती हैं। जैसे कि वो घर जिसमें हम रहते हैं, जिसकी हर महीने ईएमआई जाती है, या हमारी कार जिस पर हर महीने पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्चा होता है। चलिए अब इसे कैश फ्लो के जरिए समझते हैं। सबसे पहले एक गरीब इंसान का कैश फ्लो देखते हैं। उनकी इनकम का सोर्स है नौकरी। पैसा इनकम कॉलम में आता है और तुरंत ही टैक्स, किराया और खाने जैसे जरूरी खर्चों के लिए बाहर चला जाता है। नतीजा, पैसा आता है और चला जाता है, कभी रुकता ही नहीं। अब आते हैं मिडिल क्लास पर। यहाँ भी इनकम का मेन सोर्स सैलरी ही है, लेकिन फर्क ये है कि वो इस पैसे से दायित्व खरीदते हैं, जैसे घर का कर्ज, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, और अक्सर इन्हें ही संपत्ति मान बैठते हैं।
ये दायित्व उनके खर्चों को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और सबसे जरूरी बात, उनका संपत्ति वाला कॉलम लगभग हमेशा खाली रहता है। और अब अमीर लोगों का कैश फ्लो, यहीं पर सारा का सारा खेल बदल जाता है। ध्यान से देखिए, उनकी इनकम नौकरी से नहीं आ रही, उनकी इनकम का सोर्स है उनका संपत्ति वाला कॉलम, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स। उनकी संपत्तियां उनके लिए पैसा कमाती हैं जो उनके खर्चों को आराम से पूरा करती हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, अपने संपत्ति वाले कॉलम को बस बड़ा और बड़ा बनाते जाना। तो सवाल ये है कि अमीर लोग ऐसा करते कैसे हैं? आखिर उनके खेल का तरीका क्या है? चलिए उनकी कुछ रणनीतियों को समझते हैं जिनसे उनकी संपत्ति बढ़ती है और नुकसान कम होता है। पहला और सबसे जरूरी नियम, अपने काम से काम रखो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों से मतलब न रखो, इसका असली मतलब है कि अपनी नौकरी के अलावा अपने खुद के बिजनेस पर, यानी अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने पर ध्यान दो। मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रोक को ये बात पता थी। वो कहते थे कि उनका असली बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं, बल्कि उन दुकानों के नीचे की जमीन यानी रियल एस्टेट था। अब एक और बहुत ही दिलचस्प बात समझते हैं, इनकम टैक्स का इतिहास। क्या किसी को पता है कि ये शुरू कैसे हुआ था? असल में टैक्स को मूल रूप से सिर्फ अमीरों पर लगाया गया था। गरीब और मिडिल क्लास ने इसका खूब सपोर्ट किया, ये सोचकर कि अमीरों को सजा मिलेगी। लेकिन मजे की बात देखिए, आखिरकार यही टैक्स उन पर ही सबसे बड़ा बोझ बन गया, जबकि अमीर लोगों ने इससे बचने के कानूनी रास्ते निकाल लिए। ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है। और सबसे मजे की बात, ये पूरी तरह लीगल है। एक कर्मचारी पहले पैसा कमाता है, फिर सरकार को टैक्स देता है और फिर बचे हुए पैसे को खर्च करता है। लेकिन अमीर लोग कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉरपोरेशन पहले कमाता है, फिर अपने सारे खर्च करता है और जो बिल्कुल आखिर में बचता है सिर्फ उस पर टैक्स देता है। ये अमीरों के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो इन सब बातों से आज़ादी का रास्ता क्या निकलता है? ये रास्ता है नौकरी की सुरक्षा वाली सोच से निकलकर फाइनेंशियल एजुकेशन की ओर बढ़ने का। चलिए अब इन सभी सबकों को एक साथ जोड़ते हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालना हो तो फाइनेंशियल आज़ादी का रोड मैप क्या है? ये रही वो चेकलिस्ट। सिर्फ संपत्ति खरीदे, दायित्व नहीं। अपनी नौकरी करते रहें, लेकिन साथ में अपना खुद का बिजनेस बनाना शुरू करें। अकाउंटिंग, निवेश और कानून की भाषा सीखें, खासकर टैक्स बचाने के तरीके। और अपनी फाइनेंशियल समझ का इस्तेमाल उन मौक़ों को देखने के लिए करें जिन्हें बाकी लोग नहीं देख पाते। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, हमारी फाइनेंशियल किस्मत किसी एक दिन के बड़े फैसले से नहीं बनती। ये उन हजारों छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है जो हम हर दिन अपने हर एक रुपए के साथ लेते हैं। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। आज जो पैसा हाथ में है, उससे कौन सा भविष्य चुना जा रहा है? गरीब होने का, मध्यवर्गीय होने का या अमीर होने का? चुनाव पूरी तरह से हमारा अपना है।